बच्चों, आज हम जीवनी विधा के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को हम जीवनी कहते हैं। जीवनी को हम अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं और हिंदी में इसे जीवन चरित्र भी कहा जाता है। जीवनी में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के आंतरिक और बाह्य दोनों स्वरूपों का घटनाओं के आधार पर कलात्मक चित्रण रहता है। जीवनी में नायक के संपूर्ण जीवन के विशिष्ट क्रियाकलापों की विशेषता भी शामिल रहती हैं। तो बच्चों, जिस रचना में किसी विशेष व्यक्ति का प्रमाणिक अर्थात ऑथेंटिक और विश्लेषणात्मक अर्थात एनालिटिकल जीवन व्रत रहता है, उसे हम जीवनी कहते हैं। जिस रचना में किसी विशेष व्यक्ति का प्रमाणिक और विश्लेषणात्मक जीवन व्रत रहता है, उसे हम जीवनी कहते हैं। और जैसे आप परिचित ही हो गए कि जीवनी साहित्य में हम किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उनके क्रियाकलापों और उनके अन्य गुणों का बड़ी ही आत्मीयता के साथ, बड़ी ही औपचारिकता के साथ और गंभीरता के साथ व्यवस्थित रूप से हम इसमें वर्णन करते हैं। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का इस प्रकार से वर्णन होता है बच्चों कि पाठक उसके संपूर्ण जीवन से ही परिचित नहीं होता है, वरन उससे एसिमुलेट भी कर लेता है अर्थात उससे तादात्म्य भी बना लेता है। जीवनीकार जीवनी में प्राय उन स्थानों पर बल देते हैं जिनके द्वारा पाठक प्रेरणा प्राप्त करे और अपने जीवन को अधिक उन्नतशील बना सके। तो इस विधा का मुख्य उद्देश्य होता है पाठकों को प्रेरणा देना, उन्हें मोटिवेट करना, जिससे कि वो मोटिवेट हो सकें और अपने जीवन को भी और अधिक उन्नतशील बना सकें। तो जीवनी विधा का अपना एक विशेष साहित्यिक महत्व होता है। यह पाठकों के मन में नव स्फूर्ति, नई ऊर्जा और नव चेतना का संचार करने का प्रबल साधन होता है। बच्चों, अब बात करते हैं जीवनी की परिभाषाओं के विषय में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जीवनी को इस प्रकार से परिभाषित किया है: जब कोई लेखक वीर पूजा की भावना से प्रेरित होकर किसी महान व्यक्ति की, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, जीवन कथा लिखे तो वही जीवनी होती है। बाबू गुलाब राय ने भी जीवनी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जीवनी घटनाओं का अंकन ही नहीं बल्कि उनका चित्रण भी है। वह साहित्य की विधा है और उसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण अपेक्षित हैं। वह एक मनुष्य के अंदर और बाह्य स्वरूप का कलात्मक निरूपण है। तो समझ गए बच्चों कि जीवनी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को हम जीवनी कहते हैं, जिसमें हम उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के आंतरिक और उसके बाह्य स्वरूप का बड़ा ही अच्छा चित्रण प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं जीवनी विधा के उद्भव और विकास के ऊपर। बच्चों, हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। पहला काल है वीरगाथा काल, या जिसे आदिकाल भी कहते हैं। दूसरा काल है भक्ति काल और तीसरा काल है रीति काल और चौथा काल है आपका आधुनिक काल। तो हमारी जो जीवनी विधा का विकास है वो वीरगाथा काल से ही शुरू हो गया था। वीरगाथा काल में रासो साहित्य लिखा गया था। ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि उस समय जो कवि होते थे वो राजाओं के आश्रयदाता होते थे। तो कवि अपने इन आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अनेक जीवन वृत्तांत लिखते थे। वीरगाथा काल के रासो काव्यों को हम जीवनी विधा के अंदर ही मानते हैं। रीति काल में इस तरह के चरित्र काव्यों के भी अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं, जिनकी रचना समय समय पर कवियों द्वारा होती रही है। जैसे नाभादास का भक्तमाल भी जीवन चरित्र के संग्रह हैं। अब पुष्टि मार्गी वैष्णव संतों और कवियों के ब्रजभाषा गद्य में अंकित जो जीवन चरित्र हैं, अर्थात 84 वैष्णवन की वार्ता, ये जो है भी अपने ढंग का बेजोड़ ग्रंथ है। 84 वैष्णवन की वार्ता जो गोकुलनाथ ने लिखा था और नाभादास का लिखा हुआ भक्तमाल, तो ये जो हैं बहुत ही बेजोड़ जीवन चरित्र हैं। आधुनिक काल में भी हिंदी में जीवनी लेखन का कार्य
जो है हमारा व्यवस्थित ढंग से भारतीय हिंदू युग में सन 1888 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया था। और जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग में ऐतिहासिक पुरुषों और धार्मिक नेताओं की जीवनियाँ अधिक लिखी गईं। इस युग के जीवनी लेखकों में लक्ष्मीधर वाजपेयी, संपूर्णानंद, नाथूराम प्रेमी, मुकुंदलाल वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब बात करते हैं छायावाद युग की। तो छायावाद युग में राष्ट्रीय महापुरुषों लाला लाजपत राय, तिलक, गांधी आदि की जीवनियाँ अधिक लिखी गईं। इस युग के जीवनी लेखकों में राम नरेश त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, मन्मथनाथ गुप्त और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उल्लेखनीय हैं। अब बात करते हैं छायावादोत्तर युग की। छायावादोत्तर युग में लोकप्रिय नेताओं, संत महात्माओं और वैज्ञानिकों आदि की जीवनी लिखी गई। छायावादोत्तर युग में जो जीवनी लिखी गई उन जीवनी लेखकों में काका कालेकर, जैनेन्द्र कुमार, रामनाथ सुमन, राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन विशेष रूप से उल्लेखनीय नाम हैं। और हम बात करें अमृत राय की, जिन्होंने कलम का सिपाही, शांति जोशी, सुमित्रानंदन पंत के ऊपर जीवनी लिखी थी, रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना और विष्णु प्रभाकर ने जो आवारा मसीहा, ऐसी जीवनियाँ हैं, ये कुछ प्रमुख जीवनियाँ जो बहुत अमर हिंदी साहित्य में अमर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं जीवनी के तत्वों के विषय में। साहित्य का जो ये रूप है जीवनी, इसमें यदि हम तत्वों की दृष्टि से बात करें तो ये विधा साहित्य के बहुत अधिक निकट है। जीवनी के प्रमुख तत्व होते हैं घटना, अर्थात किसी घटना विशेष पर आधारित, चरित्र चित्रण, इसमें हम किसी महापुरुष के चरित्र चित्रण का वर्णन करते हैं जिससे कि पाठक के अंदर नव स्फूर्ति, नव चेतना जगे, पाठक उससे प्रेरित हो और अपने जीवन को भी उन्नतशील बनाए। देश काल का वर्णन होता है, इसमें उद्देश्य होते हैं और शैली। तो जीवनी के तत्वों में घटना, चरित्र चित्रण, देश काल, उद्देश्य और शैली, ये प्रमुख तत्व होते हैं। अब बात करते हैं जीवनी के प्रकार के विषय में। जीवनी जो होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे धार्मिक महापुरुषों की जीवनी, अर्थात जो धार्मिक महापुरुष हैं उनकी जीवनी, उनके बारे में लिखना, जैसे नाभादास की भक्तमाला है, गोकुलनाथ की 84 वैष्णवन की वार्ता है। तो ये सब हमारी धार्मिक महापुरुषों की जीवनियाँ हैं। दूसरी है हमारी राजनीतिक महापुरुषों की जीवनी। राजनीतिक महापुरुषों की जीवनी में जो राजनीतिक के व्यक्ति हैं उनके विषय में जीवनी लिखी गई हैं, जैसे महात्मा गांधी के ऊपर जीवनी लिखी हुई है। राजेंद्र प्रसाद ने बापू के कदमों में एक प्रसिद्ध जीवनी लिखी। मुकुंदलाल वर्मा की कर्मवीर गांधी एक प्रमुख जीवनी है। अगली है आपकी ऐतिहासिक वीर पुरुषों की जीवनी। इसमें इतिहास में जो वीर पुरुष रहे हैं उनके बारे में जो लिखा गया है वो सब ऐतिहासिक वीर पुरुषों की जीवनी के अंदर आते हैं। चौथी है विदेशी पुरुषों की जीवनी, जो बाहर के लोग आए हैं यहाँ पर, उनके बारे में जो जीवनी लिखी गई वो सब विदेशी पुरुषों की जीवनी के अंदर आती हैं। वैज्ञानिक पुरुषों की जीवनी, जो बड़े अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनके ऊपर जीवनी लिखी गई जिससे कि पाठक उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी उन्नतशील बना सके। साहित्यिक पुरुषों की जीवनी, अर्थात जो उत्तम साहित्य लिख रहे हैं उनके बारे में भी जीवनी लिखी गई, जैसे श्याम सुंदर दास की जीवनी है हिंदी कोविद रत्नमाला। उसमें 40 साहित्यकारों के बारे में जीवनी है, 40 साहित्यकारों का वर्णन है इसमें। जैसे शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र घर में प्रेमचंद के ऊपर जीवनी लिखी। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना, निराला के ऊपर जीवनी लिखी। तो ये प्रमुख जीवनियाँ हैं जो साहित्यिक पुरुषों की जीवनी के अंतर्गत आती हैं। साथ ही हम देश सेवी पुरुषों की जीवनी भी लिखते हैं, जिसमें देश को आज़ाद कराने में जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी दे दी
उन महापुरुषों के ऊपर जो जीवनी लिखी गई उन्हें हम देश सेवी पुरुषों की जीवनी में शामिल करते हैं। जैसे छविनाथ पांडे ने लिखी नेताजी सुभाष। तो इस तरह ये जीवनी के विभिन्न प्रकार हुए। अब बात करते हैं जीवनी विधा जो है उसके शिक्षण के सोपान क्या होंगे। देखिए, विधाओं को, जो हिंदी साहित्य की विधाएं उनको मुख्य रूप में 2 भागों में बांटते हैं, गद्य और पद्य में। पद्य साहित्य हम पढ़ ही चुके हैं, और गद्य साहित्य में ये सारी आपकी जो जैसे जीवनी है, निबंध है, पत्र है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, तो जो ये सारी विधाएं हैं ये सारी गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो इनका जो पढ़ाने के सोपान होंगे सेम एक जैसे होंगे गद्य के। और हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि हम किस तरह निबंध पढ़ाएं, किस तरह यात्रा वृत्तांत पढ़ाएं, किस तरह एकांकी पढ़ाएं। तो ये सब गद्य विधाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब के जो टीचिंग मेथड हैं, शिक्षण सोपान हैं, वो भी एक समान ही हैं। तो जीवनी विधा को पढ़ाते समय भी हमें वही सोपान फॉलो करने हैं। जैसे सबसे पहले हम शिक्षण के अपने सामान्य उद्देश्य बनाते हैं, फिर उनके विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं, फिर हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं बच्चों को कि बच्चे इस पाठ को पढ़ाने से पहले किस चीज़ की जानकारी रखते हैं। फिर हम शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते हैं और उसके बाद में हम फिर पाठ की प्रस्तावना करते हैं। और आप पाठ की प्रस्तावना से तो परिचित ही हैं कि जिसका उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान की जांच करना और नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन आता है, जिसमें शिक्षक जो पाठ पढ़ाने जा रहा है, जो जीवनी पढ़ाने जा रहा है, उस जीवनी से बच्चों को अवगत कराता है। उसके बाद में आपका प्रस्तुतिकरण का स्टेप होता है, जिसमें सबसे पहले शिक्षक उस जीवनी का आदर्श वाचन करेगा उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए, और उसके बाद में छात्रों द्वारा फिर अनुकरण वाचन किया जाता है। अर्थात छात्र फिर टीचर के आदर्श अनुसार उस पाठ को या उस जीवनी को पढ़ते हैं। उसके बाद में जो है शब्दार्थ कराए जाते हैं भाषा कौशल का विकास करने के लिए। शब्दार्थ करने के कई तरीके हो सकते हैं। वाक्य प्रयोग के द्वारा, शब्दों के पर्यायवाची बताकर, शब्दों के विलोम शब्द बताकर, मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग सिखाकर, तो हम शब्दार्थ कथन करते हैं। शब्दार्थ कथन के बाद जो बात उसमें जो भाव वो आता है, विश्लेषण होता है जीवनी में, किस व्यक्ति के बारे में जो ये लिखी गई है जीवनी, तो उसके बारे में उस सौंदर्य से परिचित कराता है शिक्षक छात्रों को। और उसके बाद में फिर बोध प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो जीवनी में बच्चों को पढ़ाया गया उसे कितना बच्चों को आ गया है। बोध प्रश्नों के बाद में फिर बच्चों को पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, पुनरावृत्ति अर्थात दोबारा से हम बच्चों के टोटल जो अब तक हमने जितने भी जीवनी के अंश पढ़ा दिए हैं उन पर फिर से प्रश्न पूछते हैं। और पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं।